बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन मोहतरम, इसराइल 1400 साल से मुसलमानों का खुला दुश्मन चला रहा है। ये अलग बात है कि मुस्लिम ममालिक को आज भी इस बात का गुमान है कि शायद ये वही मुल्क है जो इनके जख्मों पर मरहम रखेगा। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने तमाम वाक़यात हमारे सामने रख दिए हैं। इसके बावजूद इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहिदा कोई हैरान कुन अमर नहीं। पिछले 2-2.5 सालों में खलीजी अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान खासा कुछ आगे बढ़ा था, कुछ सामने और ज्यादातर पर्दे के पीछे। अलकलम न्यूज़ के सामईन कराम, मजीद आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर और अहम बात आपसे शेयर करते चलें, जिसके बाद इसराइल से ताल्लुकात के बारे पाकिस्तान की क्या सोच है, इस मौजू पर दिलचस्प मालूमात भी आपके सामने पेश करेंगे। हस्बे रिवायत आपसे इल्तमास भी करना चाहते हैं कि यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नाजरीन कराम, 14 अगस्त से ये बहस हुई कि पाकिस्तान 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी शब को आज़ाद हुआ, मगर हम अपना योम आज़ादी 14 अगस्त जबकि भारत ये 15 अगस्त को ही क्यों मनाता है। एक दूसरा सवाल हमारे एक टैलेंटेड सहाफ़ी दोस्त ने उठाया। उनका कहना था कि कायद आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, तो उन्हें कायद आज़म के बजाय जिन्ना लिखना या कहना गलत कैसे हो गया। इस पर मुमताज़ मुहक्किक और माहिर पाकिस्तानियात मोहतरम डॉक्टर सफदर महमूद साहब ने वजाहत की। अल्लाह डॉक्टर साहब को सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे, उनका वजूद हम जैसे तालिब इल्मों के लिए गनीमत है। चंद साल पहले ये इशू उठाया गया कि पाकिस्तान का असल कौमी तराना जुगन्नाथ आज़ाद ने लिखा था, जो रेडियो पाकिस्तान से भी नशर होता रहा। डॉक्टर सफदर महमूद ने तहकीक करके इस बेबुनियाद दावे की धज्जियां उड़ा दी। डॉक्टर साहब वन मैन आर्मी हैं और बहुत से ऐसे शगुफों फितनों की उन्होंने अपनी तहकीक के जरिए सरकोबी की। इसी वजह से हमारी सेकुलर लॉबी उनका नाम सुनकर ही तिलमिला उठती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि बेशक पाकिस्तान की आज़ादी का बाकायदा ऐलान 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब हुआ, मगर 14 अगस्त ही कराची में दस्तूर साज असम्बली से माउंट बैटन ने यूनियन जैक उतार लिया था। कायदे आज़म ने वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। याद रहे कि 2 दिन पहले दस्तूर साज असम्बली इसी झंडे की मंजूरी दे चुकी थी। कराची में नेवल बेस पर भी 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया था। इसी दिन पाकिस्तान के इलाकों में खुशियां मनाना शुरू हो गई थीं। कई शहरों में हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी झंडे बनाकर लहरा दिए गए। इसीलिए एक लिहाज से पाकिस्तान 14 अगस्त को ही आज़ाद हुआ। बाद में दस्तूर साज असम्बली ही ने फैसला किया कि पाकिस्तान अपना योम आज़ादी हर साल 14 अगस्त को मनाएगा। बानी पाकिस्तान कायद आज़म की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद हो गया। इसीलिए 1948 में 14 अगस्त को ही योम आज़ादी मनाया गया। कायद आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल योम आज़ादी पर अपना बाज़ाब्ता बयान 14 अगस्त की सुबह ही जारी किया। इसी तरह ये भी तारीखी हकीकत है कि 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म के दस्तूर साज असम्बली से खिताब के अगले रोज दस्तूर साज असम्बली ने इजलास में तय किया कि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की जगह कायद आज़म का लफ्ज इस्तेमाल होगा। इसके बाद सरकारी कागजात में भी यही नाम चला। नाजरीन, हकीकत ये है कि उर्दू लिखने वालों ने हमेशा कायद आज़म ही लिखा। अंग्रेजी वालों में से कुछ अलबत्ता जिन्ना लिखते रहे। मॉडर्न कहलाने का शौक या फिर अंग्रेजी की मखसूस लिसानी रिवायत की पैरवी। उर्दू बोलने और लिखने वालों में सिर्फ वो कायद आज़म की जगह जिन्ना लिखने की कोशिश करता है जिसका ताल्लुक कांग्रेसी बाकियात से है, जिसे तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान से इख्तलाफ और जो अपने तौहीन आमेज ज़हन की वजह से बानी पाकिस्तान को कायद आज़म कहने से गुरेज करना चाहता है। वरना अब ये पाकिस्तान में तहशुदा इल्मी अदबी सहाफ़ती रिवायत है। सवाल ये है कि 73 बरसों से एक मुत्तफ़िक शुदा कौमी इश्यूज में कीड़े क्यों निकाले जाएं? कौमी तराना पर एतराज़, कभी योम आज़ादी को मशकूक बनाने की कोशिश, कायद आज़म के लफ्ज़ पर एतराज़, कभी बानी पाकिस्तान की वफात पर साजिशी थ्योरी घड़ ली जाए, कभी मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की तबी मौत पर सवाल। सोचना चाहिए कि हम किस जानिब जा रहे हैं। आज और आने वाले कल के गंभीर मिसाइल को छोड़कर हम तयशुदा मुतफ़िका मामलात को बहस का मौजू बनाएंगे तो कौम कंफ्यूजन का शिकार ही रहेगी। नाजरीन, अब बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ और आपको बताते चलें कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहिदा कोई हैरान कुन अमल नहीं।
पिछले 2-2.5 बरसों में खलीजी अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान खासा कुछ आगे बढ़ा था, लेकिन मिस्र और उर्दन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात तीसरा अरब मुल्क बन गया जिसने इसराइल को बाकायदा तस्लीम कर लिया है। अगले मराहिल में तवक्को है कि बहरीन ये सादत हासिल कर लेगा और उसके बाद कुवैत और फिर गालिबन सऊदिया अरब की बारी आएगी। ये मुमकिन नहीं कि सऊदिया अरब से मुशावरत के बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इतना बड़ा कदम उठाया हो। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि सऊदिया अरब शायद इसराइल को बाकायदा तस्लीम ना करे, मगर गैर रस्मी तौर पर खासी पेशरफ्त हो सकती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ $1 मिलियन सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इस पर बात करने से पहले इस्लामी दुनिया पर नजर डालें। इस वक्त 2 ब्लॉक वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं, ईरान और उसके ज़ेरे असर शिया अरब ममालिक, जिनमें इराक, शाम और लेबनान की हिजबुल्लाह, यमन के बागी हौसी कबाइल शामिल हैं। फलस्तीनी हमास अगरचे सुन्नी तंजीम है, मगर ये भी ईरान की खासी करीब है। दूसरी जानिब सऊदिया अरब के ज़ेरे असर सुन्नी अरब ब्लॉक है, जिसमें सऊदिया अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, यमन और मिस्र वगैरह शामिल हैं। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के सख्त मुखालिफ और जंगो-जदल की तरफ माइल हो चुके हैं। कतर ने अपने आप को सऊदी अरब के ब्लॉक से निकाल कर अलग किया है। हालात उसे ईरान की कुर्बत में ले गए हैं, मगर वो ईरानी ब्लॉक में बाकायदा शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान के बारे बात करें तो नाजरीन, पाकिस्तान तारीखी तौर पर अरब और ईरानी ब्लॉक से बाहर रहा है। 1980 के अशरे में ईरान इराक जंग में पाकिस्तान तमाम तर दबाव के बावजूद गैर जानिबदार रहा। पाकिस्तान के सऊदिया अरब अमारात, कुवैत वगैरह से करीबी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की अस्करी मदद में भी वो पेश रहा, मगर ये सब कुछ ईरान से ताल्लुकात की कीमत पर नहीं किया गया। पाकिस्तान बतौर हमसाया ईरान की अहमियत को समझता है, अब भी यही पॉलिसी बरकरार रहेगी। नाजरीन, मुस्लिम दुनिया में एक तीसरा ब्लॉक भी तश्कील पा चुका है। इसमें तुर्की, कतर और मलेशिया सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान की फितरी पोजीशन इसी तीसरे ब्लॉक में बनती है, मगर यहाँ भी बाज नज़ाकतों को मलहूज़े खातिर रखना पड़ेगा। इस ब्लॉक का एक तासुर एंटी सऊदिया अरब है। इसकी बड़ी वजह तुर्की है, जिसने खुलकर एंटी सऊदिया अरब मौक़िफ़ अपनाया। दूसरी वजह कतर है, जिसका सऊदी अरब ने इक्तसादी और समाजी मुकातिया करने की कोशिश की। ईरान और तुर्की की मदद से कतर ने अपनी सलामती को यकीनी बनाया। पाकिस्तान गैर मशरूत तौर पर इस तीसरे ब्लॉक में भी शामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अपने लिए नई ऑप्शंस खोजनी है, मगर किसी भी मुस्लिम ब्लॉक को मुखालिफ बनाए बगैर। जहाँ तक इसराइल से ताल्लुकात का मामला है, हमें उजलत की जरूरत नहीं। बेहतरीन हिकमत अमली इंतजार करना सी एंड वेट है। हमारा मौक़िफ़ असूली है। हम फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करते हैं। हमसे ज्यादा कौन उनके दुख को समझ सकता है। जो कुछ इसराइल ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के साथ किया, वही कुछ भारत ने मकबूजा कश्मीर में किया है। अफसोस कि फ़लस्तीनी तंजीम PLO ने खुलकर मसला कश्मीर की हिमायत करने से गुरेज किया, मगर उससे हमारी इखलाकी और असूली पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दुनिया को ये तलकीन करते हैं कि वो सिर्फ भारत के साथ इक्तसादी ताल्लुकात और मुफादात को ना देखें, अपने ज़मीर की आवाज़ पर कश्मीरी अवाम की हिमायत करें। हम चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक अलमिया कश्मीर पर भारत की मजम्मत करें। हम किस तरह इसराइल से मुमकिना माली मुफादात की खातिर अलमिया फ़लस्तीन नज़रअंदाज कर सकते हैं। नाजरीन, कश्मीर कॉज हमें फ़लस्तीन जैसे मसाइल पर मजलूमों की हिमायत करने पर उकसाता है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में आज ज़मीर और इखलाकियात वगैरह की ज़्यादा अहमियत नहीं रही, मगर बहरहाल दुनिया से ये नापैद नहीं हुई। मलेशिया और तुर्की जैसे ममालिक भी हैं जिन्होंने हमें तरजीह दी। मलेशिया ने कश्मीर कॉज की हिमायत की, अगरचे उसे भारत को पाम ऑयल की कई अरब डॉलर की बरामदात से हाथ धोना पड़े। तुर्की भी भारत से करीब होकर तिजारती फवायद उठा सकता है, मगर तुर्की ने पाकिस्तान को तरजीह दी। हमें बदलते हुए हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसियों में एडजस्टमेंट करना है, मगर यू टर्न की जरूरत नहीं। हम आइंदा बरसों में चीन, रूस, ईरान और तुर्की के ज्यादा करीब जा सकते हैं। ऐसा करते हुए हमें सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के साथ भी ताल्लुकात को खुशगवार रखना चाहिए। नए दोस्त बनाने के लिए पुराने दोस्तों को दुश्मन बनाने की क्या जरूरत है। हमें देखना है कि अमारात के बाद कितने और मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं। नजर रखी जाए कि ऐसा करने से फलस्तीनी अवाम को क्या फायदा पहुंचा।
اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ابھی ہماری میز پر نہیں ہے، اسے پینڈنگ لسٹ میں ہی رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے اصل چیلنج سعودی عرب، ایران اور ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو امریکہ دشمنی میں بدلے بغیر چلانا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں ہے۔ ہمارے سول ملٹری ماہرین کے لیے دن رات کام کرنے کے دن آ چکے ہیں۔ بیسٹ آف لک۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کی خاطر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔